एडजेक्टिव डिग्रीज 3 तरीके की होती हैं, कॉल्ड वर्सेस नोन एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। जैसे हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी स्टेनो 2022 18 नवंबर का शिफ्ट 2। पहला क्लोज टेस्ट है हमारा, लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या पढ़ाई लिखाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी, पॉपुलेशन की। ठीक है। डैश एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक डैश चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डैश। एक लाइन में 3 डैश भरने। ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं। पहले वन आएगा, हु आएगा, ओनली आएगा या द आएगा। द एंड इन्फॉर्म्ड, पहले ही एक आर्टिकल लगा हुआ है फिर एक आर्टिकल लगा दोगे, कोई मतलब ही नहीं है इसका। हु, जो चीज एकदम साफ साफ दिख रही है पहले तो उसको हटाओ। हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इससे पहले एक नाउन आना चाहिए, उसके लिए लगता है रिलेटिव क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहां से, और यहां पे पहले किसी की बात नहीं कर रहा है वो, तो किसके लिए आएगा रिलेटिव क्लॉज, हु हट गया। वन एंड ओनली क्या आएगा, वन एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन या ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन। देखो वन जो होता है वो एक होता है प्रोनाउन होता है, एक पर्सन की बात हो रही थी, यहां पे एक पर्सन की तो बात हो नहीं रही है। क्या यूज करोगे, ओनली। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिमिट कर रहा है, मतलब वहां पे लिमिटेशन डाल रहा है कि यही लोग, सिर्फ यही लोग, कौन लोग, जो इन्फॉर्म्ड है और एजुकेटेड है। तो यहां पे क्या भरोगे, ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक। अब यहीं पे पहले, अब ये मत कहना कि सर टाइम नहीं दे रहे सोचने के लिए, यहीं पे रोको वीडियो को और तुरंत देखो कि कहां पे कौन सा ऑप्शन भरना है। ठीक है। ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक डैश चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोचो क्या होगा, यहां पे क्या भरे सेकंड में, बेस्ट, मैनी, द, इंटेलिजेंट। अब पॉज करो और अपना सोचो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेस्ट चॉइसेस, अभी इसको रोकते हैं, इसका बताऊंगा क्यों नहीं होगा ये। मैनी चॉइसेस, द चॉइसेस, द चॉइसेस हटा दो। क्यों, क्योंकि ये चॉइसेस क्या पहले बात करी गई, पैराग्राफ में पहले बात करी गई, नहीं करी गई। जब हम दोबारा किसी चीज की बात करते हैं तो उससे पहले द लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक दोनों जो लिसनर है या रीडर है, दोनों लोगों को नोन हो जाता है, पता हो जाता है उसके बारे में, इसलिए हम द लगाते हैं। तो यहां पे चॉइसेस तो पहले बात की नहीं गई, हमको पता नहीं कौन सी चॉइसेस, तो द क्यों लगाए, हटाओ उसको। ठीक है। मैनी चॉइसेस, अभी इसको रोकते हैं, पहले बेस्ट पे आते हैं। बेस्ट चॉइसेस क्यों होगी भाई, यहां पे ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है। बेस्ट के साथ क्या लगता है पहले, हमेशा सुपरलेटिव के साथ क्या लगता है पहले, द लगता है। यहां द कहीं लगा हुआ है, हटाओ इसको। अब बचा क्या, मैनी या इंटेलिजेंट। अब यहां पे सेंस काम करेगा, क्या काम करेगा, सेंस काम करेगा। देखो सिटीजन कैन मेक मैनी चॉइसेस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इंटेलिजेंट चॉइसेस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या यूज करना है। एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो व्यक्ति रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ले सकता है वो क्या होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान होगा। तो यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है कि इंटेलिजेंट यूज होगा। ठीक है। मैनी नहीं यूज होगा। इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या, हाउसेस, रोड्स, प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन। अब पॉज करो, बताओ, हाउसेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, तुम्हें खुद नहीं लग रहा है ये तीनों चीज जो हैं ये इसी के अंदर आ जाएंगी। मान लो कि ये कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा है, हाउसेस भी बनवा रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बनवा रहा है, रोड्स बनवा रहा है, मगर ये क्या प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं आ जाएंगे। और दूसरी चीज है, यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, ये हाउसेस, रोड्स, कंस्ट्रक्शन क्यों आएंगे, है ना। तो प्रोजेक्ट्स होंगे कोई भी, मान लो जैसे स्माइलिंग बुद्धा था, वो भी एक प्रोजेक्ट था, तो कौन होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही तो कर पाएगा उसको। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोजेक्ट्स आएगा। ठीक है। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर अ डैश ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। कह रहा है कि जो लो लेवल है, जो कम लेवल है हमारे यहाँ किसकी, साक्षरता की, वो हमारे लिए बहुत बाधा है, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत बड़ी बाधा है ये। भाई कम पढ़े लिखे लोग होंगे, कम अच्छे लोग मिलेंगे, कम अच्छे लोग मिलेंगे तो जो मेजर जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो लेगा कौन। इसीलिए, और हर जगह चाहे वो सफाई रखने में हो या किसी स्कीम को लागू रखने में हो, अगर आदमी लिटरेट होता है, साक्षर होता है, तो उसको अपने राइट्स पता होते हैं, उसको पता होता है कि वो हर चीज कहां से ले सकता है। ठीक है। तो ये सही में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, मगर यहां भरेंगे क्या, ये बताओ। माइनर ऑब्स्टिकल नहीं, छोटी ऑब्स्टिकल नहीं, न्यू ऑब्स्टिकल, ये नई ऑब्स्टिकल है, हटाओ।
बिगेस्ट या सीरियस, अब ये बता दो क्या होगा, बताओ क्या होगा ये देखो यहां पे क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ये आर्टिकल लगा हुआ है, किसके लिए लगा हुआ है, नाउन के लिए लगा हुआ है, ऑब्स्टेकल के लिए लगा हुआ है। ये यहां पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। कैसा एडजेक्टिव आना चाहिए ये बता दो। अब ये बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, सीरियस क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब चलो एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में देख लो पहले। एडजेक्टिव डिग्रीज 3 तरीके की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या याद रखना है कि जो पॉजिटिव है वो सिर्फ क्वालिटी की बात करती है, कंपैरिजन कभी नहीं करती, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव करती है या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करती है। जैसे शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से बड़ी है। दो लोग हो गए तो क्या हो गया, टॉलर आ गया, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। और यहां पे कंपैरेटिव हमेशा दैन का यूज होता है। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव कब यूज करते हैं, जब 3 या 3 लोगों से ज्यादा के लिए यूज करना होता है। जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, पूरे क्लास में वही सबसे ज्यादा लंबी है, सब पूरे क्लास में। 2 नहीं, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, 3 लोगों से ज्यादा। जब उसने पूरे ग्रुप की बात की तो यहां पे सुपरलेटिव का यूज किया। एक और चीज देखो, यहां पे जो टॉलेस्ट है उससे पहले क्या आया है, द आया। इसका मतलब हम जब भी सुपरलेटिव यूज करेंगे उससे पहले द आएगा। अब अगर एग्जाम में तुमसे कोई कह दे कि भाई सुपरलेटिव भरो, तो तुम पहले क्या देखोगे, द देखोगे। यहां पे द है क्या, द है यहां पर नहीं है, तो ये बिगेस्ट हट गया। क्या लगाओगे, सिर्फ सीरियस, कहां गया, सीरियस, हाँ ये गया, सीरियस ऑब्स्टेकल फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। अब सही नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अरे आरा बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ा है ना, मगर जब दा दिया ही नहीं हुआ तो सुपरलेटिव लगाओगे क्यों, ठीक है। ये नाउन के लिए हमें यहां पे क्या चाहिए था, एक एडजेक्टिव चाहिए था। एक और चीज देखो, आ सीरियस ऑब्स्टेकल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ए और एन आता है वो किसकी साउंड से आता है, वॉवेल साउंड से आता है। वॉवेल साउंड क्या होती है, आ ई उ ए आई ओ आओ, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे जो आर्टिकल आता है वो नाउन के लिए आता है, तो सर वॉइस जो होती है वो नाउन की होती है, ठीक है। ऑब्स्टिकल हो गया, और क्या ये यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है, यहाँ पे ए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, उसके हिसाब से आएगा। अब ये जब नाउन के लिए अगर आर्टिकल लगा हुआ है, फिर भी जो वॉइस आएगी, जो साउंड आएगा, किसके हिसाब से, ए और एन लगेगा। एडजेक्टिव अगर बीच में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है। इन इंडिया डैश हैज बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल्स, कह रहा है कि इंडिया में अब जो साक्षरता लेवल है वो अब काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। हाँ ये बात भी सही है कि भाई अब शायद हम लोग 70 या 76% या शायद उससे ज़्यादा हो गया है ना, काफ़ी स्टेट में अब 100% लिटरेसी आ चुकी है। तो ये कह रहा है, आप बताओ यहाँ पे भरें क्या, हेयर भरें, देयर, लिट देयर, या फिर इट। पॉज करो और सोचो। हेयर तो होगा नहीं, हेयर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को तुम रेफर कर रहे हो। मान लो तुम लंदन में बैठे हुए हो, बैठे हुए हो, तुम क्या बोलोगे, देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट, देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट, वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो अब क्या करें, देयर, इसको देखते ही उड़ाओ, क्यों, ये देयर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उनका, देयर बुक, देयर कार, ठीक है, तो ये हटाओ। अब बचा देयर और इट, दोनों ही डमी सब्जेक्ट के आ सकते हैं, डमी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। डमी सब्जेक्ट क्या होते हैं अभी बताता हूँ। पहली बात तो देखो, इट जो है, अगर इट से पहले उसके बारे में मेंशन हो, जिसके लिए तुम इट लगा रहे हो, तब तो ठीक है, लगा लो। यहाँ पे इंडिया का पहले मेंशन है कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी मेंशन है नहीं, मेंशन है तो इट हटा दो। यहाँ पे लगेगा क्यों, देयर लगेगा। अच्छा, देयर को बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, क्यों बोलते हैं, देखो, देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट, ये जो इंप्रूवमेंट है ये क्या है, नाउन है, यही क्या है, रियल सब्जेक्ट है। इंप्रूवमेंट मतलब किसी चीज़ का सही होना, धीरे धीरे सही होना। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एन अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है, इसीलिए यहाँ पे देखो हैज़ बीन लगा हुआ है, हैव बीन नहीं लगा है। तो रियल सब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां पे जो वर्ब आई है वो इसके हिसाब से आई है, तो ये हुआ ना रियल सब्जेक्ट, ये तो डमी सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। बात समझ में आई, यहां पे देयर क्यों आया। चलो अब इसको देखो, द एवरेज वेदर इन अ लोकेशन ओवर सेवरल ईयर इज डैश टू एज द क्लाइमेट। कह रहे हैं जो एवरेज वेदर होता है किसी भी लोकेशन का, जो काफी सालों से होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। तो वेदर किसको कहते हैं ये बता दो, ये जीके का क्वेश्चन है। नोन, सेड, कॉल्ड, रेफर्ड, क्या आएगा यहां पर, नोन आएगा, इज नोन टू एज द क्लाइमेट, या फिर सेड टू एज द क्लाइमेट। देखो
सीधे से उस पर हमला करो जो चीज़ नहीं हो सकती। सेट ये रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखेंगे काफ़ी अच्छे से। सेट टू, ये चीज़ नहीं हो सकती कभी भी, इसको हटा दो। कॉल्ड के साथ टू नहीं आता, कभी भी नहीं आता, सीधे कॉल्ड आता है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। रेफर के साथ टू आ सकता है, नोन कब आ सकता है ये बताओ। इज नोन टू एज द क्लाइमेट या इज रेफर टू एज द क्लाइमेट? चलो पहले एक चीज देख लो, कॉल्ड वर्सेस नोन एज। जो ये कॉल्ड होता है ये किसी को नाम देने के लिए, किसी भी चीज को नाम देने के लिए यूज होता है। जैसे दिस फ्रूट इज कॉल्ड मैंगो, ये जो फल है इसको आम कहते हैं। और जो ये नोन एज है ये किसके लिए यूज होता है? फॉर फेमस या रेकग्नाइज्ड बाय हिज नेम। जो भी आदमी फेमस है या फिर उसके काफ़ी लोग चर्चा करते हैं उसकी, उसको क्या कहते हैं? नाम देने के लिए हम नोन एज का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, ठीक है, कौन है वो? तो यहां पर क्या आएगा? इज डैश रेफर टू एज द क्लाइमेट या नोन? देखो नोन के साथ टू तो आता नहीं, देख लिया मैंने, नोन एज। अगर यहां पे टू ना होता तब तो चल जाता, इज नोन एज द क्लाइमेट, तो इसको हटाओ। सेट कॉल्ड, कॉल्ड डायरेक्टली होना चाहिए था, एज भी हटाओ, फिर इज कॉल्ड द क्लाइमेट, फिर एज भी हटाओ, तब कॉल्ड होता है। ये भी नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है? रेफर्ड हो सकता है, इज रेफर टू एज द क्लाइमेट, हम उसको क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है, रेफर करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय अ डैश इन दोस एवरेज सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस चीज से पहचाना जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डैश इन दोज एवरेज सर्कमस्टांसेस। अब ये क्या मतलब है कि जैसे बरसात अपने टाइम पे होती है, गर्मी अपने टाइम पे होती है, जाड़ा अपने टाइम पे आता है, तो क्या हो ऐसे में, क्या वो जो एवरेज सर्कमस्टांसेस है उसमें कोई ना कोई चेंज होता होगा, तभी हम उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे बताओ? ग्लांस, चांस, डेक्लाइन, शिफ्ट। ग्लांस का मतलब होता है एक झलक, यहाँ पे ऐसा कोई मीनिंग आ रहा है? बाय अ ग्लांस हटाओ। बाय अ चांस, मौका, पॉसिबिलिटी। डिक्लाइन, गिरना, बाय अ डिक्लाइन इन दोज, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। बाय अ शिफ्ट, शिफ्ट होते हैं हल्का हल्का। अब देखो गर्मी पहले आ गई, जाड़ा बाद में आया, बरसात बहुत ज़्यादा हो गई, 5-6 जून को साउथ वेस्टर्न मानसून आता है, पता चला जुलाई में आ रहा है, क्या करना है? हटाओ इसको। यही होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यही शिफ्ट होता है, ठीक है, इसी को शिफ्ट कहते हैं। तो यही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, डिक्लाइन नहीं होगा, ठीक है। द फास्ट क्लाइमेट चेंज वी आर प्रेजेंटली विटनेसिंग इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमंस। कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो हम आजकल देख रहे हैं, किसका रिजल्ट है? ये ह्यूमंस का रिजल्ट है। इज द रिजल्ट ऑफ, अब देखो एपोस्ट्रोफियस लगा है, यहाँ पे कोई चीज होगी, ह्यूमंस डैश ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल इन देयर होम्स, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत ईजी है, तुरंत लगाओ टिक। स्पिल का मतलब क्या होता है? गिरना, गिराना, ये नहीं हो सकता। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, हटाओ। यूजेस या वेस्टेज, अब क्या करते हैं बताओ? हम लोग ऑयल, गैस, कोल का जो घर में लाते हैं उसका क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। मम्मी पापा वेस्ट करने देंगे हम लोग को? हैं, चलो भैया आज गैस उड़ाते हैं, आज थोड़ा सा ऑयल फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? यूजेज होगा, वेस्टेज नहीं होगा। द फास्ट क्लाइमेट चेंज वी आर प्रेजेंटली विटनेसिंग इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमंस यूजेज ऑफ ऑयल, गैस एंड कोल इन देयर होम्स। उसकी वजह से जो ये काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हालांकि ये बहुत सही चीज़ नहीं है कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन की है, और दूसरी बात है फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की है जो एटमॉस्फेयर में जा रही है, वो सबसे बड़े फैक्टर है। साथ में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। बहुत ही लिखी हुई ये लाइन, ठीक है। व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स, जब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कौन? ऑयल, गैस, कोल, आर डैश दे इमिट ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या होती हैं ये बता देना कमेंट सेक्शन में। ये इमिट करती हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां तक बताओ क्या होगा? व्हेन दीज फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, फ्यूज्ड, रिफाइंड, डीकम्पोज्ड। देखो आर लगा हुआ है, फॉसिल फ्यूल्स ये हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इनके ऊपर एक्शन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आर के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बताओ क्या होगा? आर के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बर्न, फ्यूज, रिफाइंड, डिकम्पोज क्या होगा?
फ्यूज्ड मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे को मतलब मेल्ट होकर जोड़ देना, ये तो होगा नहीं। रिफाइंड मतलब प्यूरिफाई, ये भी नहीं होगा। डिकम्पोज मतलब सड़ना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? बर्न, जब हम उनको जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, तब वो इमिट करते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सही होगा। दीज गैसेस कैप्चर द सन्स हीट रेजिंग द प्लेनेट, ये आपने देखा ही होगा ना, ये आप लोगों ने समझा होगा ना। ये अर्थ होती है, यहाँ पे अगर गैस का क्लाउड बन गया, वो ग्रीन हाउस गैसेस का, यहाँ से रेज आ रही हैं सन की, ठीक है, ये फिर लौट नहीं पाती दोबारा एटमॉस्फेयर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बता दो? ज्योग्राफी का है, ये एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। ये लौट नहीं पाती हैं, तो यहाँ पे क्लाउड है। क्यों क्लाउड बन जाता है उन गैसेस का? इसकी वजह से टेम्परेचर यहाँ एटमॉस्फेयर का हीट करने लगता है। अब बता दो यहाँ पे क्या होगा? These gases capture the sun's heat, raising the planet's humidity, pressure, pollution, temperature। बहुत इजी है, बार बार पढ़ते हैं। क्या होगा? टेम्परेचर होगा। मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो अब थर्ड क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखो ये काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको एक स्लाइड में रख दिया है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार नज़र मार लो कि क्या है इस पैसेज के अंदर, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। और यहाँ से मैंने पार्ट रखे हुए हैं कि आसानी हो हम लोग को पढ़ने में। When trust is broken, जब विश्वास टूटता है, as it is being done often in the present day world, जो कि आजकल दुनिया में होता ही रहता है, the world seems upside down for the people who are suffering due to their trust being broken। ये कह रहा है कि उन लोगों का जिनका विश्वास टूटा है, उनकी दुनिया उथल पुथल हो गई है। क्यों हो गई होगी? क्योंकि बहुत करीबी लोगों ने उनका विश्वास तोड़ दिया होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। When close friends एंड क्लोज रिलेटिव्स, जब हमारे नज़दीकी दोस्त और जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, ब्रेक देयर डैश, इट इज़ डैश नेचुरल टू फील हर्ट एंड एक्सपीरियंस मिजरी। समझ में आ गया होगा सबको कि जब भाई रिश्तेदार क्या करेंगे? विश्वास तोड़ेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हमारे जो क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव्स हैं, जब हमारा विश्वास तोड़ते हैं, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि हमको दुख होता है, पीड़ा होती है अंदर से कि कैसे जो हमारे इतने नज़दीक, इतने सालों से हमारे साथ थे, इतना भरोसा था, वो कैसे तोड़ सकते हैं हमारा ट्रस्ट, हमारे विश्वास को, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे पहले में आएगा क्या? द ट्रस्ट, ट्रस्ट, अट्रस्ट। देखो ट्रस्ट का मतलब यहाँ पे, और इसको ये तो तुरंत कटेंगे, क्यों? ट्रस्ट का मतलब होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, जहाँ चैरिटी दी जाती है। तो ये वो विश्वास पात्र हैं, ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, एनजीओ की तरीके। इसको हटाओ। ट्रस्ट का मतलब भी यही होता है, साईं बाबा ट्रस्ट याद आया, या फिर कोई भी मंदिर में हो गया ट्रस्ट, जैसे भगवान राम के भी जो मंदिर बनाया अयोध्या में, वहाँ पर भी एक ट्रस्ट खुला था ना। तो ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट या लीगल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये तो हटा दो, ये यहाँ पे ये बात ही नहीं हो रही है। अब द ट्रस्ट और ट्रस्ट, यहाँ पे बात क्या हो रही है? विश्वास की। द किसके लिए लगाते हैं ये बताओ? आर्टिकल, किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए, ठीक है। मतलब दो लोगों के बीच में, जैसे लिसनर है या रीडर है, उसको पता हो किसके बारे में बात हो रही है। तुम्हें पता है किस विश्वास के बारे में बात हो रही है? तुम्हें पता है किस विश्वास के बारे में बात हो रही है? क्लोज फ्रेंड ने कौन सा विश्वास तोड़ दिया? कौन सा? तुम्हें नहीं पता। एक जनरल बात है, जनरल बात है, तो जनरल बात के लिए द नहीं लगेगा, तो इसको हटाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रस्ट। ब्रेक दियर ट्रस्ट, इट इज डैश नेचुरल टू फील हर्ट एंड एक्सपीरियंस मिजरी। अब बताओ इस डैश में क्या आएगा? देखो इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट है, इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, डैश नेचुरल क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये डमी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट क्या है? टू फील हर्ट एंड एक्सपीरियंस मिजरी। ये पूरा जो सब्जेक्ट देख रहे हो एज अ सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। एडवांस वर्ब में किसी भी किताब में पढ़ लेना ये चीज़, ठीक है। इसको कभी देखेंगे हम लोग, अपने स्टाइल से देखेंगे इसको। तो टू फील यहाँ पे क्या है? ये रियल सब्जेक्ट है। अब ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। अब इसमें एडवर्ब क्या क्या है? मोर है, क्वाइट है, मच है, तीनों ही है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साइलेंट, क्वाइट, तो ये हटाओ। मोर, क्वाइट, मच। अब ये बताओ इसमें क्या लगा दें? मोर लगा दें, मच लगा दें, क्वाइट लगा दें। देखो मोर और मच नेचुरल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ आते हैं। नेचुरल क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसका अगर कंपैरेटिव करेंगे तो क्या आएगा? मोर नेचुरल, तब आ सकते थे, मगर यहाँ पे मोर कहीं लगा नहीं है, तो क्या लगाओगे? क्वाइट नेचुरल। इट इज़ क्वाइट नेचुरल टू फील हर्ट। ये मतलब नेचुरल है कि हम पीड़ा और दर्द जो है वो अंदर महसूस करें, जब हमारे बहुत से क्लोज रिलेटिव जो हमको धोखा देते हैं, ठीक है। बट
डैश अ ग्रज और वेटिंग टू टेक रिवेंज डैमेजेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कह रहा है लेकिन ग्रज क्या है, मतलब एक तरीके का अंदर अंदर अपने समा लेना कि अब मैं बदला लेके रहूंगा, और वेट करना कि रिवेंज लेके रहूंगा, ये डैमेज करता है क्या, हमारी मेंटल, मानसिक और शारीरिक हालत को, हेल्थ को। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, ग्रैबिंग, होल्डिंग, ग्रैब, होल्ड, बट एक कंट्रास्ट आया। लेकिन अब ये देखो, ये लगी हुई है डैमेजेस, क्या लगा है, वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसका ये बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रज और वेटिंग टू टेक, ये तो है नहीं। यहां पे ये क्या लग रहा है आपको, जेरेंड लग रहा है, ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है। एक चीज सीख लेते हैं, जेरेंड क्या होती है, हल्का सा देखो, जेरेंड होता है वर्ब की प्लस वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं, ये काम कैसे करता है, नाउन की तरह काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। जैसे स्विमिंग इन कोल्ड वाटर बूस्ट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। देखो यहां पे स्विमिंग क्या है, जेरेंड है, इन कोल्ड वाटर क्या है, एज अ एडजेक्टिव फ्रेज है, बता रहा है स्विमिंग कहां पे, इन कोल्ड वाटर, बूस्ट। अब ये देखो वर्ब यहां पे कैसे आई, सिंगुलर वर्ब आई किसकी वजह से, जेरेंड की वजह से। ठीक है, बूस्ट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, वो फिर क्या बूस्ट करता है, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ। ये वर्ब की, ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, किसका है, वर्ब की। समझ में आया कैसे सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट आई एंजॉय, सब्जेक्ट वर्ब, ये देखो ऑब्जेक्ट। अब देखो जेरेंड अगर ट्रांजिटिव वर्ब से बना है तो वो क्या ले सकता है, ऑब्जेक्ट ले सकता है। आई एंजॉय रीडिंग, ये हो गया जेरेंड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद भी यूज करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आती है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आती है, नाउन भी आ सकता है और जेरेंड भी आ सकता है, क्योंकि जेरेंड जो है वो नाउन की तरह काम करता है। शी इज गुड एट, किस में गुड है, एट ड्राइंग। देखो ये प्रीपोजिशन आई, क्या आ गया, जेरेंड आ गई, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गई। एट ड्राइंग, ये जेरेंड का ऑब्जेक्ट है, ये रियलिस्टिक किसके लिए एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए जेरेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो डैमेजेस है ये उसी के लिए लगी हुई है, ग्रैबिंग अ ग्रज और वेटिंग, या होल्डिंग अ ग्रज। ग्रैब और वर्ब तो आएगा नहीं, हमें जेरेंड चाहिए, हटाओ। होल्डिंग अ ग्रज, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना, होल्डिंग मतलब अपने अंदर समा लेना, होल्डिंग अ ग्रज हम बदला लेके रहेंगे, इस तरीके की फीलिंग आती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, होल्डिंग अ ग्रज। दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर एनीबडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी के लिए भी। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए दैट ही इज ऑलरेडी सफरिंग, कि वो खुद में परेशान है, जैसे हमको खुद समझना चाहिए कि हम अपने में परेशान हैं। एंड निगेटिव इमोशन, और जो नकारात्मक सोच है, लाइक रिवेंज, बदला लेने की, ग्रज, जो गुस्सा अंदर समाया हुआ है, जो गहरा गुस्सा अंदर समाया हुआ है, और एंगर विल लेट हिम हर डाउन कंप्लीटली, वो उसको एकदम ही बर्बाद कर देता है, एकदम ही नीचे ले आता है, क्योंकि पहले ही वो परेशान है, क्योंकि लोगों ने धोखा दिया है। अब उसके अंदर जो बदले की आग आ रही है वो उसको और खराब करेगी, और गुस्सा जो है उसको अंदर ही अंदर खुद ही पिघलाएगा। तो यहां पे ये मतलब है। ठीक है, वॉट शुड वन डू, क्या हम क्या करें, वेन डैश ट्रस्ट इज ब्रोकन, वॉट शुड वन डू वेन डैश ट्रस्ट इज ब्रोकन, हम क्या करें जब हमारा ट्रस्ट टूट जाए। ठीक है, इज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न है। अब बताओ यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे वन एज अ सब्जेक्ट है, वन सब्जेक्ट है। जब वन सब्जेक्ट बनता है किसी चीज का तो उसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या बनता है, वंस बनता है ना। तो यहां पे क्या होगा, वंस। वॉट शुड वन डू वेन वंस ट्रस्ट इज ब्रोकन, जब हम क्या करें जब हमारा ही ट्रस्ट टूट जाए, ये एक प्रश्न है। हर, देयर, ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन है मगर वो वन से नहीं आते। हर, शी के लिए, देयर, दे के लिए, हिज, ही के लिए। वन के लिए क्या आएगा पॉसेसिव प्रोनाउन, हमेशा वंस आएगा। तो ये हुआ। ठीक है, इट इज अ क्वालिटी विच वी नीड टू, कुछ मिस किया, हाँ। तो यहां पे ये था कि हम क्या करें जब हमारा भरोसा टूट जाए। जैसे माइंड कोचेस, रिलीजियस गुरुज एंड वेलनेस ट्रेनर्स, कह रहा है जो दिमाग के कोच होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वेलनेस ट्रेनर होते हैं, सजेस्ट। अब देखो इतने सारे क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट थे, तो यहाँ पे जो वर्ब आई सजेस्ट क्या आई, प्लूरल आई। सजेस्ट अ नोबल क्वालिटी, उन्होंने एक क्वालिटी सजेस्ट करी, ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा करने की। ठीक है, इट इज अ क्वालिटी विच वी नीड टू प्रैक्टिस फॉर आर ओन वेलबींग, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसको हमें अपने लिए ही
बढ़िया करने के लिए, अपने लिए अच्छा करने के लिए यूज़ करनी चाहिए। इट डजेंट सिंपली मीन फॉरगेटिंग वॉट हैपेंड। ये कह रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ हम उसको भूल जाए, ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं है। इट इज़ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए कि आखिरकार उसने हमारा भरोसा क्यों तोड़ा, ऐसा क्या स्थिति बन गई कि उसको हम इस तरीके से हमारे साथ करना पड़ा। इफ़ देयर इज समथिंग कंप्रिहेंसिबल, अगर कुछ समझने लायक है, हो सकता है कि उसने मजबूरी में ऐसा किया हो, या हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि मान लो आपका दोस्त है, अब वो आपके पैसे लेके चला जाए, हो सकता है उसको ऐसी ज़रूरत थी कि उसकी लाइफ के ऊपर सवाल था। तो फिर अगर ऐसी स्थितियों में अगर समझा जाए, इफ़ देयर इज समथिंग कंप्रिहेंसिबल वी कैन ट्राई टू रिपेयर द रिलेशनशिप, हम ये ट्राई कर सकते हैं कि जो हमारा पहले जो दोस्ताना था, जो हमारे रिलेशनशिप थे, वो दोबारा ठीक हो सके। Forgiveness helps to be good and makes one stand high in every human relation। कह रहा है कि जो क्षमा करने की आदत है वो हमको अच्छा बनाती है और हर ह्यूमन रिलेशनशिप में हर मानवीय रिश्ते में हमको सबसे ऊंचा रखती है, ठीक है। इसलिए फॉरगिवनेस इज नॉट ओनली पावरफुल, वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, बट ऑल्सो पावर गिविंग, वो पावर देने वाली भी है। द इंटायर वर्ल्ड, पूरा विश्व, अलॉन्ग विद द लाइफ्स ऑफ द पीपल इन इट, उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं उसके अंदर, डैश ऑन ट्रस्ट, क्या होगा, ये क्या है, एक बात बताओ मुझे। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विश्वास की डोर से चल रहा है, ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटेड, हैव ऑपरेटेड, क्या होगा, ये क्या है, द एंटायर वर्ल्ड अलॉन्ग विद द लाइफ्स ऑफ पीपल इन इट डैश ऑन ट्रस्ट, ये क्या एक फैक्ट है ना, एक तरीके से कथन है एक ना, हम लोग कहते नहीं है जो पूरी दुनिया है वो एक विश्वास की डोर से चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑपरेट हो सकता है, ऑपरेटेड नहीं होगा, हैव ऑपरेटेड नहीं होगा। अब ये बताओ यहाँ पे मैं ऑपरेट्स यूज़ करूँ कि ऑपरेट यूज़ करूँ, सिंगुलर वर्ब यूज़ करूँ कि प्लूरल वर्ब यूज़ करूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द इंटायर वर्ल्ड, एक यूनिटी बना लो इसको, पूरा एक ग्रुप की तरह लो। जब एक ग्रुप की तरह लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेट्स। एक चीज़ याद आई, जब एक यूनिटी होती थी जैसे टीम में, जैसे जूरी में, जब जूरी एक साथ एक क्या कहते हैं डिसीजन देती है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगता है। जब वो अलग अलग बटे होते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है। ऐसे ही टीम जब एक मैच जीतती है तो सिंगुलर वर्ब लगता है, मगर जब उनके बीच में डिवीजन होता है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जो भी मैंने पूछा है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, बीच बीच में जो क्या कहते हैं मैं जीके के क्वेश्चन पूछता रहा हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।